सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इटली के नगर राज्यों में पुनर्जागरण के लिए योगदान दिया। इटली में पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य के मध्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारणवश इटली के नगर राज्य स्वतंत्र हुए। इतालवी लोगों ने कभी सुसंगत राजनीतिक तंत्र का आनंद नहीं लिया, लेकिन वे 13वीं शताब्दी के काल से ही आर्थिक रूप से जीवंत और गतिशील थे। हालांकि कुछ नगर राज्यों में गणतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रारूप मौजूद था, कम्यून्स, और कुछ का निरंकुश शासन, साइनोरी, द्वारा शासन किया जा रहा था। शहरी जीवन का अस्तित्व पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों का उद्देश्य एक ही था, वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। वेनिस, अमाल्की, बारी और लॉरेंस के नगर राज्यों ने व्यापारिक क्रांति की अगुवाई की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के बजाय धन पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। सामंतवाद कमी इटली में मजबूत जड़ें विकसित नहीं कर सका। कुलीन और व्यापारिक वर्ग के मध्य सामाजिक और वैवाहिक संबंधों ने शिक्षा, कला के फलने फूलने आबादी के बीच चेतना का प्रसार और सबसे ऊपर व्यक्तिवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाया। व्यापारी, राजकुमारों और यहीं तक कि पोप ने कला के कार्यों को शुरू करवाया। पुनर्जागरण अपनी कला और साहित्यिक रूप में शहरी था और समाज ने नई सामाजिक आर्थिक संस्कृति के अनुसार स्वर को नए अंदाज में पुनः गढ़ा। तीन पुनर्जागरण काल अर्थ और व्याख्या। सरल अर्थ में पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म या पुनः जागृति होता है। एक संकीर्ण दृष्टिकोण इसे शास्त्रीय पुरातनता के पुनरुद्धार के साथ जुड़े हुए एक आंदोलन के रूप में मानता है, जिसका तात्पर्य है कि प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृतियां उनके साहित्य, दर्शनशास्त्र और कला की रचनाओं के माध्यम से फिर से खोजी गई थी। उनके विचारों का विश्लेषण और व्याख्या की गई। प्रमुख ग्रीक ग्रंथों को बहाल किया गया और लैटिन में उनका अनुवाद किया गया, लेकिन पुनर्जागरण फिर से जागृति से कहीं अधिक था। इसने यूरोपीय समाज और संस्कृति के सभी पहलुओं को प्रभावित किया और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, आधुनिकता का युग। इतिहासकारों ने अपने तरीकों से पुनर्जागरण शब्द की व्याख्या और नई व्याख्या में योगदान प्रदान किया है। जैसा कि डेनिस हे के द्वारा यह सुझाया गया है कि पुनर्जागरण की धारणा मध्य 14वीं सदी से लेकर मध्य 19वीं सदी तक की लंबी अवधि के दौरान विकसित हो रही थी। पुनर्जागरण की अवधारणा को ग्योर्गियो वासरी की रिनासिता के दौरान अनुरेखित किया जा सकता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से इटली के कलात्मक विकास में एक चरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, द लाइव्स ऑफ अ मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पटर्स एंड आर्किटेक्ट्स। शिक्षाविदों और विद्वानों ने, जैसे जोहान हुइजिंगा ने द वेनिंग ऑफ द मिडल एजेस, एर वॉलेस के, फगरग्यूसन ने अपने रचना इंटरप्रिटेशन ऑन ऑफ द रेनेसांस सजेशंस फॉर ए सिंथेसिस में पुनर्जागरण की उत्पत्ति को मध्य युग में रेखांकित किया है। हालांकि जैकब बर्खार्ट की द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली के अनुसार पुनर्जागरण एक आंदोलन था जिसने नए रूपों और दृष्टिकोणों की शुरुआत की और व्यक्तित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। पूर्व पुनर्जागरण समाज में मध्य युग दो प्रमुख संस्थाओं ने यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। वे कैथोलिक चर्च और सारमती व्यवस्था थे, जो जमींदारों और चर्च की पूरी अधीनता के आसपास केंद्रित जागीर की संपदा और मूल्यों के एक पिरामिड पर बनाए गए थे। एक कृषिदास अपने भू स्वामित्व प्राप्त जमींदार और जिस भूमि पर उसने काम किया था उससे बंधा था। वह एक भिन्न जीवन का सपना भी नहीं देख सकता था। पुनर्जागरण ने एक विशिष्ट विचार प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसने चर्च और सामंतवाद से जुड़े कई पारंपरिक विचारों को कमजोर करने में मदद की। पुनर्जागरण की एक विशिष्ट अवधि या आधुनिक युग से मध्य युग को विभाजित करने वाले आमूल परिवर्तन काल की एक धारणा सदियों तक ऐतिहासिक लेखन पर हावी रही। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि पुनर्जागरण एक अलग घटना नहीं थी, इसे चल रहे ऐतिहासिक घटनाक्रम के दायरे में स्थित करके देखा जाना चाहिए। पुनर्जागरण या सांस्कृतिक जागरण सिर्फ एक समय अवधि में नहीं हुआ था। 9वीं शताब्दी का कैरोलिंगियन पुनर्जागरण लैटिन भाषा की रचनाओं का नवीनीकरण लाया, जबकि 12वीं शताब्दी का पुनर्जागरण अरबों के साथ संपर्क के माध्यम से यूनानी और रोमन कानून के पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए यूनानी और रोमन संस्कृति की फिर से जागृति इटली में अचानक उथल पुथल के रूप में नहीं आई। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण में इटली की भूमिका पर जोर दिया है, क्योंकि इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की मातृभूमि थी।
नतीजतन 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण को यूरोप में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में आंदोलन की बजाय परिणति के रूप में देखा जाना चाहिए। इतालवी शहर कुलीन वर्ग की शिष्ट संस्कृति और पादरी की पांडित्यदन्नी संस्कृति से अलग एक नई संस्कृति की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। इस अर्थ में पुनर्जागरण शास्त्रीय शिक्षा के पुनरुद्धार से कहीं अधिक था। इसने मानवतावाद के विचार का मार्ग प्रशस्त किया और इससे कला, वास्तुकला, पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत और साहित्य में एक नई भावना प्रकट हुई। प्रतिज्ञा पत्र, जिसे हम आधुनिक मुद्रा नोटों का अग्रगामी मानते हैं, व्यापार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पत्र विशेष रूप से हॉलैंड, एंटवर्प और फ्रांस जैसे देशों में ऋण स्थानांतरित करने और विनिमय के साधनों के रूप में उपयोग किए जाते थे। प्रतिज्ञा पत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक पक्ष, निर्माता या जारीकर्ता, दूसरे पक्ष, प्राप्तकर्ता, को एक निश्चित धनराशि अदा करने का वादा करता है। पैसे की अदायगी एक नियत समय में होती है या विशेष शर्तों के आधार पर की जाती है, जो इसे एक कानूनी और वित्तीय साधन बनाती है। प्रतिज्ञा पत्र की उत्पत्ति का इतिहास भी रोचक है। यह प्रथा मुख्यतः यूरोप के व्यापारियों द्वारा आरंभ की गई थी। कुछ विद्वान मार्को पोलो को इसके जनक मानते हैं, जिन्होंने चीनी प्रतिज्ञा पत्रों की जानकारी यूरोप में दी। 1350 में मिलान में प्राप्त पहले अभिलेखित प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि इस समय तक इसकी प्रथा के अस्तित्व में होने के संकेत मिलते हैं। 1350 में जेनोआ और बार्सिलोना के बीच प्रतिज्ञा पत्रों के जारी होने का प्रमाण भी दर्शाता है कि व्यापार के विस्तार के लिए इन आवश्यकताओं का बखूबी ध्यान रखा गया था। इन पत्रों का उपयोग कागजी मुद्रा के अल्प विकसित सिस्टम का हिस्सा था। इस समय मेटल सिक्कों को शहरों के बीच स्थानांतरित करना सरल नहीं था। इस संदर्भ में 1573 में स्पेन के मेदिना डेल कैंपो में प्रारंभिक स्वरूप के प्रतिज्ञा पत्रों को जारी करना महत्वपूर्ण है। यह व्यापार के विस्तार में एक अनिवार्य उपकरण बन गया। इसके साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों पर आधारित मुद्रा स्थानांतरण भी हुए। तीर्थ यात्राओं और पादरी निधि की गतिविधियों में इस प्रकार के पत्रों का उपयोग व्यापक रूप से हुआ। वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक मुद्रा स्थानांतरित करने में प्रतिज्ञा पत्रों की भूमिका अद्वितीय थी। ये न केवल मुद्रा के स्थानांतरण को सहज बनाते थे, बल्कि विद्यार्थियों और व्यापारी वर्ग के लिए वित्तीय सुरक्षा के साधन भी थे। इन्हें भुनाने पर एक निश्चित प्रतिशत काटा जाता था। इस प्रक्रिया ने न केवल व्यापारियों को समय से पहले धन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि बैंकरों की आमदनी को भी सुनिश्चित किया। इन विनिमय साधनों का एक अद्वितीय लक्षण उनकी परक्राम्यता है, जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वित्तीय लेन देन की प्रणालियां। यूरोपीय महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में वाणिज्यिक लेन देन की मात्रा में वृद्धि हुई। स्थानीय केंद्रों की बढ़ती जनसंख्या के कारण से बढ़ती मांग, साथ ही यूरोप के कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि के उद्भव ने इसमें मदद की और विभिन्न बाजारों में और बड़ी संख्या में वित्तीय कारोबारियों के बीच विशाल स्तर के वित्त स्थानांतरण को आवश्यक बना दिया। बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कलहों के कारण उत्पन्न युद्धों और कृषि समृद्ध और खनिज भंडार, विशेषतः सोना और चांदी वाले क्षेत्रों के लिए युद्ध लड़ने वाले हतधर्मी राष्ट्र राज्यों ने परिस्थिति को और अधिक जटिल बनाया। साख के साधन और सुविधाएं जिनका पहले ही उदय हो चुका था और जो इतालवी राज्यों में प्रयोग में थी, उन्हें अपनाया गया और वे अन्य क्षेत्रों में भी स्थानीय होने लगी। यूरोपीय व्यापारी कारोबारी वर्ग की इन विनिमय साधनों से अच्छी जानकारी ने 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी संरचनाओं के उद्भव की नींव रखी। मध्यकालीन साख साधनों की अध्ययन संबंधी अपनी कठिनाइयां हैं। प्रथम संभवतः साख साधनों की शब्दावली आधुनिक काल के समान हो, परंतु उनकी प्रकृति और कार्य प्रणाली का तरीका बेहद भिन्न था। एक स्वरूप लैटर डी फायरे का कोई आधुनिक संबंध बोधक नहीं है और उसकी सटीकता से व्याख्या करने वाले कोई शब्द नहीं है। इस काल के अन्य साधनों की तुलना प्रतिज्ञा पत्र, ऋणपत्रों से की जा सकती है, परंतु समरूपता पूर्ण रूप से उचित नहीं है। मुद्रा स्थानांतरण केवल मेलों, शहरों या मेला काल तक ही सीमित नहीं था। उपभोग व्यय, व्यापारिक व्यय, उन शहरों में जहां मेले नहीं थे, दोनों को अलग साधनों की आवश्यकता थी और यह मांग उतनी ही जरूरी थी जितना कि मेलों के मध्य की। वहीं विनिमय के विशिष्ट साधनों का विकास किया गया। निस्संदेह यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि मुद्रा स्थानांतरण के संदर्भ में 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी की किसी भी सूरत में प्रभावशाली भूमिका नहीं थी। यह पर्याप्त रूप से निश्चित है कि इस समय बहुत से साख के मुद्रा स्थानांतरण लैटर डी फायरे के अलावा साधनों से प्रभावित हुए थे। साख स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें उत्तरगामी तिथि पर किसी दूर स्थान पर अदायगी का अनुबंध था। सामान्यतः केवल 2 पक्ष होते थे, लेनदार और देनदार, और दोनों को दूसरे स्थल पर उपस्थित होने की बाध्यता थी, या फिर प्रतिनिधि को भेजकर कार्य संपादन करवाया जाता था। विनिमय पत्र। एक विनिमय पत्र
आमतौर पर एक भींग आधारित या समय निर्धारित एक निश्चित धनराशि के भुगतान की गारंटी देने वाला दस्तावेज था। विशेष तौर पर यह एक अपेक्षित दस्तावेज था या अनुबंध युक्त, जिसके अंतर्गत बिना शर्त धन भुगतान का वादा होता था, जो कि या तो एक निश्चित तिथि पर या फिर मांग पर दिया जाता था। इस शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, जो कि किस कानून को लागू किया गया, किस देश या किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया, इस पर निर्भर था। यह सामान्यतः आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त थे। इनके द्वारा धन की बड़ी राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए बिना लंबी दूरी के भुगतान सुगम थे। साथ ही पत्रों को अंततः जमा होने से पहले बहुसंख्यक व्यापारियों और सौदागरों के मध्य हस्तांतरित होने का सुअवसर था। अधिकांश पत्र वहीं के बैंकों द्वारा पुष्टि पर आधारित थे, जहां पत्र प्रस्तुत किया जाता था। पत्रों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय टेम्पलर नाइटों को प्राप्त है, जो कि तीर्थयात्रियों को नोटिस जारी करते थे। यह तीर्थयात्री पवित्र भूमि के संकटपूर्ण यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपनी कीमती वस्तुओं को टेम्पलर्स के पास जमा कर देते थे। इन तीर्थयात्रियों को अपनी निधि गंतव्य पर पहुंचकर समान मात्रा में पुनः प्राप्त हो जाती थी। एशियाई बाजारों में ऐसे दस्तावेज 9वीं शताब्दी के बाद से प्रयोग में थे। बाद में 12वीं शताब्दी में आइबेरियन और इतालवी व्यापारियों द्वारा ऐसे प्रतिमानों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के पत्रों पर प्रारंभिक प्रयोग जेनुआ के व्यापारियों द्वारा किया गया। 13वीं से 15वीं शताब्दी में इटली में विनिमय पत्रों और प्रतिज्ञा पत्रों ने अपने मुख्य लक्षण प्राप्त किए। उनके बाद के विकास चरणों को फ्रांस 16वीं-18वीं शताब्दी के दौरान, जहां पुष्टिकरण शुरू हुआ, और जर्मनी 19वीं शताब्दी में विनिमय कानून का औपचारिकीकरण हुआ, से जोड़ा जाता है। अंग्रेजी कानूनों में इन पत्रों के सर्वप्रथम प्रयोग का उल्लेख 1321 में रीचेंट काल के दौरान पाया गया। यह कानून इंग्लैंड में इस प्रकार के साधनों के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है और भविष्य के सोना चांदी नकद के निर्यात को किसी भी रूप में विदेशी वाणिज्यिक लेन देन के लिए भुगतान करने को प्रतिबंधित करते हैं। 17वीं शताब्दी तक डच व्यापारियों द्वारा इन पत्रों का साधनों के रूप में प्रयोग बटाविया, सीलोन, श्रीलंका और बंगाल जैसे एशियाई बाजारों में धन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। गास्त्रा के शब्दों में कंपनी सेवक और अन्य जो कि अपने धन को नीदरलैंड भेजना चाहते थे, वह बटाविया, सिलोन और बंगाल की वीओसी कोषागार में अपना पैसा जमा करा देते थे। इस धन के बदले उन्हें विनिमय पत्र प्राप्त होते थे। इन पत्र को यूरोप लौटने वाले जहाजों के बेड़ों के साथ वापस भेज दिया जाता था, जहां फलतः इन्हें एक्सटर्म या कोई अन्य कोस्ट शहर में नकदी में बदल लिया जाता था। बहुत से अधिकारी स्वदेश लौटते समय बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित करते थे, अतः यह इन बिलों को स्वर्ण नकदी में परिवर्तित करा पाते थे। अन्य परिस्थितियों में इस धन को नीदरलैंड्स से बैंकरों या एजेंटों, रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त किया जाता था। जैसे जैसे वाणिज्य विविध हो गया और लंबी दूरी का विनिमय व्यवस्थित होने लगा, उसके साथ साथ व्यापारियों को इतनी लंबी दूरी में वस्तुओं के स्थानांतरण के खतरों से बचाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। समुद्री व्यापार के खतरों से बचाव के लिए समुद्रवर्ती बीमा का एक वाणिज्यिक व्यवहार के रूप में विकसित हुआ, जो कि एजेंटों और व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था। और 504 तक बीमा प्रदान करने का व्यवहार काफी विकसित हो गया था। इस कदर की एंटवर्प शहर में ही अकेले लगभग 600 लोग इस पर निर्वाह कर रहे थे। सर्दियों के दौरान विभिन्न प्रकार के बीमे का आरंभ हुआ, जो युद्ध के कारण माल को क्षति, टकराव, प्रधान मार्ग पर लूट, भंडारण सुविधाओं में आग इत्यादि से संरक्षण के लिए शुरू होते हैं। पारंपरिक सामुद्रिक बीमा से पूर्व, जिसमें एक निदेशक अपना धन एक यात्री व्यापारी को ऋण में देता था, जिसे व्यापारी जहाज के सुरक्षित लौट आने पर चुकाने के लिए उत्तरदायी था। मध्यकाल में इस प्रकार का समुद्री ऋण या फोएनस नॉटिकम सामान्य था। इस प्रकार ऋण और समुद्री बीमा एक समय ही प्रदान किया जाता था। समुद्री ऋण की ब्याज दर ऊंची थी। उसमें उपस्थित उच्च स्तर खतरों की क्षतिपूर्ति करने के लिए समुद्री ऋण लेने वाले व्यापारियों को उच्च ब्याज चुकाना पड़ता था, क्योंकि इसमें साहूकार को समुद्री खतरा उठाना पड़ता था, जबकि जब व्यापारी स्थल मार्ग से माल ले जाते थे, उसमें वह साहूकार के साथ मुनाफा साझा करते थे। चूँकि समुद्री ऋण में खतरों के लिए भुगतान संलग्न था, इसलिए पोप ग्रेगरी आयक्स ने इस गतिविधि को 1236 के नाविगांटी अध्यादेश में सूदखोरी घोषित कर दिया। कॉमेंडा अनुबंध पत्र का परिचय पोप ग्रेगरी आइस के समुद्री ऋणों को निंदा करने पर हुआ। कॉमेंडा अनुबंध पत्र के तहत पूंजीवादी उद्योग में साझेदार के रूप में व्यापार करने के लिए मुनाफा साझा करते हुए
व्यवसायी को राशि मुहैया कराते थे, परंतु समुद्री और वाणिज्यिक खतरा पूंजीवादी का था। 14वीं शताब्दी में इतालवी व्यापारियों ने कैबियम अनुबंध पत्रों को आरंभ किया, जहां कर्जदार को व्यापारी साहूकारों से विनिमय पत्र खरीदने पड़ते थे। चूंकि विनिमय पत्रों का चाहे किसी भी परिस्थिति में भुगतान करना पड़ता था, वह किसी भी प्रकार के समुद्री खतरे से रक्षा नहीं करते थे। समुद्री खतरों से बचाव के लिए जिनका वह सामना कर रहे थे, व्यापारियों ने बीमा ऋणों को ईजाद कर लिया, जो कि आज के सामुद्रिक बीमा से काफी मिलते हैं। बीमाकृत और उधारकर्ता भूमि पर ही रहता था। बीमाकृत माल को बिना सहचर भेजा जाता था और अरण का बकाया जहाज के सुरक्षित आगमन से नहीं बल्कि माल के सुरक्षित आगमन पर था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में अपना माल बेचने के लिए यूरोपीय व्यापारी सर्वत्र विश्व यात्रा करते थे। साथ ही कप्तान और चालक दल से चोरी या कपट से बचाव करना पड़ता था, जिसे रिचिकम जेंटियम कहा जाता है, चालक। हालांकि उन्होंने यह एहसास किया कि इस प्रकार बेचने में न केवल हानि का खतरा संलग्न था, बल्कि वह विस्तृत बाजार नहीं कवर कर पाते थे। अतः विभिन्न बाजारों में कमीशन आधारित दलालों को नियुक्त करने की प्रवृत्ति उमरी। व्यापारी अपना माल इन दलालों को भेजते थे, जो कि व्यापारियों की ओर से उन्हें बेच देते थे। स्थल मार्ग और समुद्र के द्वारा दलालों को माल भेजना विपदा से घिरा था, जैसे कि समुद्री तूफान, समुद्री लुटेरों द्वारा हमला, माल लादते या उतारते समय अपर्याप्त प्रबंधन से माल को हानि हो सकती थी। व्यापारी निर्यात संबंधी खतरों से बचाव के लिए विभिन्न युक्तियां उपयोग करते थे। संपूर्ण माल की एक ही जहाज या माल वाहन पर लादने के बजाय वह माल को कई जहाज़ों पर लदवाते थे, ताकि पूरे नौमार को समुद्री तूफान, समुद्री लुटेरों, आगजनी से नुकसान न हो। किंतु यह इसमें संलग्न दीर्घकालीन समय और प्रयासों के कारण एक अच्छा व्यवहार नहीं था। बीमा जोखिम खतरों के स्थानांतरण का सबसे पुराना व्यवहार है, जो कि व्यापार या कारोबार के खतरे को घटाने के लिए विकसित हुआ था। कुछ प्रारंभिक लिखित बीमा अनुबंध पत्र 1340 के दशक के हैं। पीसा या जेनोआ जैसे इतालवी शहरों के। इटली से बीमा अनुबंध पत्रों के ज्ञान का प्रयोग अन्य यूरोपीय बाजारों में फैल गया। 16वीं शताब्दी तक यह व्यवहार इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड्स में काफी सामान्य हो गया था। बीमा के नियम और अधिनियम इतालवी व्यापारियों से अपनाए गए थे, जिन्हें व्यापारी कानून कहा जाता था। प्रारंभ में इन नियमों ने दुनिया भर के समुद्री बीमा को नियंत्रित किया। विवाद की परिस्थिति में नीति लेखक और पॉलिसी धारक दोनों एक मध्यस्थ, जो एक तीसरा मध्यस्थ चुनते थे और एक पंच ढूंढने को इख्तियार करते थे। दोनों पक्षों को बहुमत निर्णय को मानना आवश्यक था। इन अनौपचारिक न्यायालयों की निर्णयों को बाध्य करने की असमर्थता के कारण 16वीं शताब्दी में व्यापारी अपने मुद्दे सुलझाने के लिए औपचारिक न्यायालयों की ओर मुड़ गए। सामुद्रिक बीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाता था, जैसे कि जेनोआ बीमा अधिनियम पास किया गया, जिसने चर्च की 1367 सूदखोरी पर प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया। 1450 बार्सिलोना अध्यादेश द्वारा बीमा मुद्दों पर व्यापारियों को औपचारिक न्यायालयों की सहायता लेना अनिवार्य कर दिया गया। वेनिस में 1436 में समुद्री बीमा को संभालने के लिए कंसोलिडियाई मर्कांटी व्यापारियों की पंचायत नामक विशिष्ट न्यायालय स्थापित किया गया। 1522 में जेनोआ के वाणिज्यिक न्यायालय के बदले ज्यादा विशिष्ट न्यायालय रोता को स्थापित किया, जिसने न केवल व्यापारिक परिपाटी का पालन किया बल्कि विधिसम्मत कानूनों को भी समाहित किया था। यह नए बीमा अनुबंध बीमा को निवेश से पृथक रखने की अनुमति देते थे। भूमिकाओं को पृथक रखा गया, जो कि पहले समुद्री बीमा में उपयोगी साबित हुआ। बीमा पर छपी पहली पुस्तक लीगल ट्रीटीज। 16वीं शताब्दी वह युग था जब अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह समय था जब निर्वाह अर्थव्यवस्था से विनिमय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस परिवर्तन के पीछे कारण था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, जिसके लिए एक नई व्यावसायिक संरचना की आवश्यकता पड़ी। प्रारंभिक चरण में व्यापार मुख्यतः व्यक्तिगत उद्यमियों या पारिवारिक साझेदारियों के द्वारा संचालित होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया संगठनों का स्वरूप बदलने लगा। मध्यकाल के अंत में 12वीं और 13वीं शताब्दियों के दौरान कोमेंडा और सोसाइटा जैसे अल्पकालिक संगठन सामने आए। व्यापार में वृद्धि के साथ साझेदारी के प्रारंभिक रूप भी बदलने लगे। ऐसे साझेदार जिनका उत्तरदायित्व अनिश्चित था, भारी वित्तीय नुकसान का सामना नहीं कर सकते थे। समुद्र पार व्यापार ने और भी जटिलताएं पैदा की। इस दौरान डच फर्मों ने अपने अनुषंगी को बाल्टिक क्षेत्र में स्थायी व्यापार के लिए नियुक्त करना शुरू कर दिया था।
धीरे धीरे व्यापारिक संरचना में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए गए और विनियमित कंपनियों का गठन हुआ। इन कंपनियों का उद्देश्य मध्यकाल में उभरा, विशेषकर इंग्लैंड में। इनका स्वरूप एक प्रकार की साझेदारी और श्रेणी के समान था। इन कंपनियों ने किसी विशेष व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित किया और लाभ का नियंत्रण रखा। उनकी गतिविधियां सीमित थीं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा चार्टर और विशेष अधिकार प्राप्त थे। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरर, इंस्टलैंड कंपनी और मस्कोवी कंपनी जैसी कंपनियों ने इस समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास विनियमित कंपनियों के परिणाम स्वरूप हुआ। व्यापार के विस्तार के साथ एक नए संस्था के रूप में संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय हुआ, जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा शेयर खरीदे जाते थे। जर्मनी की कोयला खनन कंपनियों ने इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया, क्योंकि खनन के लिए भारी पूंजी निवेश आवश्यक था। इस प्रकार कदम दर कदम व्यापारिक संस्थाओं ने अपने स्वरूप को विकसित किया और आधुनिक व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। यह बदलाव व्यापारी वर्ग के लिए लाभकारी था, जिसने उन्हें आपसी सहयोग और निवेश के माध्यम से व्यापार में जोखिम लेने की क्षमता दी। इस तरह विनियमित और संयुक्त पूंजी कंपनियों ने विश्व व्यापार के नए आयाम स्थापित किए। पुनर्जागरण का काल सृजनात्मकता और विद्या का एक नया युग था, जिसने साहित्यिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस समय शास्त्रीय साहित्य के प्रति रुचि में बहार आई और शोध का एक नया अध्याय लिखा गया। पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं प्राचीन पांडुलिपियां इस साहित्यिक विकास की गवाह बनी। विद्या का ये जीवंत वातावरण, जहां ज्ञान का संचार हो रहा था, मध्य युग की एकल भाषा लैटिन से विविध भाषाओं की ओर अग्रसर हुआ। पुनर्जागरण ने न केवल लैटिन का स्थान लिया, बल्कि अन्य भाषाओं में साहित्य के लिए नए द्वार खोले। इटालियन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी लोक भाषाएं अब साहित्य की छोटी छोटी कड़ियों को अंगीकार करने लगी। इस युग ने हमें महान साहित्यिक व्यक्तित्व दिए, जैसे पेट्रार्क और दांते, जिन्हें उनके अनूठे काव्य के लिए जाना जाता है। दांते की द डिवाइन कॉमेडी और बोकासियो के डेकैमरोन ने जनमानस की भावनाओं का चित्रण कर नई सोच को चोट पहुंचाई। इस परिवर्तन ने व्यक्तिवाद और यथार्थवाद को आधार प्रदान किया। कोलुचो सालुटार्टीन जैसे विद्वानों ने नागरिक मानवतावाद के विचारों को सराहा, जिसमें नैतिकता का विकास लोगों के नैतिक सिद्धांतों से जोड़ा गया था। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि सार्वजनिक जीवन में भागीदारी एक दायित्व है। इसके अलावा लुडोविको एरियोस्टो जैसे साहित्यकारों का योगदान भी इस युग की विशिष्टता का परिचायक था। मुद्रण के आविष्कार ने साहित्य को और भी व्यापक बनाया। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित पहली मुद्रण मशीन ने एक नई क्रांति लाई, जिसमें बाइबल और अन्य ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन सरल हुआ। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हाइडेलबर्ग जैसे विश्वविद्यालयों ने विद्या के केंद्र के रूप में उभरना शुरू किया, जहां चिंतन और रचनात्मकता का संगम हुआ। इस प्रकार पुनर्जागरण काल ने साहित्य और विद्वता को एक नई दिशा में लाते हुए मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ। यह केवल काव्य और गद्य का युग नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विचारों के उभार का भी समय था। पुनर्जागरण ने न केवल भाषा की सीमाओं को तोड़ा, बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं को भी उजागर किया।